हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमने पिछले वीडियो में पार्ट 5 तक कवर कर लिया था। अब हम पार्ट 6 को समझते हैं। पार्ट 6 में बताया गया स्टेट्स के बारे में। अभी तक हम पढ़ रहे थे यूनियन के बारे में, अब आएंगे हम स्टेट के बारे में। तो चैप्टर 1 होता है वो जनरल के बारे में बात करता है, डेफिनेशन। 152 आर्टिकल 152 स्टेट की डेफिनेशन बताता है। फिर आर्टिकल 153 में आते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट। तो ये जो है गवर्नर, यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 2 एग्जीक्यूटिव स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे बताया गया पहला एग्जीक्यूटिव के हिसाब से पहला जो होगा वो आर्टिकल 153 में गवर्नर ऑफ स्टेट। जैसे कि वहाँ पे प्रेसिडेंट होते थे, यहाँ पे स्टेट में गवर्नर होते हैं। तो देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट, हर एक स्टेट के लिए गवर्नर होगा। लेकिन दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए भी एक गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। ये बता दिया गया आर्टिकल 153 के अंतर्गत। फिर आते हैं आर्टिकल 154 में। आर्टिकल 154 बोलता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट किसके पास होगी? तो गवर्नर के पास होगी। अब वो उसको एक्सरसाइज अपने बाय हिम भी कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, इनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के द्वारा भी वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पर आर्टिकल 155 में। आर्टिकल 155 ये बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? तो प्रेसिडेंट करेंगे आर्टिकल 155 के अंतर्गत। आर्टिकल 156 में बता दिया गया टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। टर्म कितना होगा? तो ये बता दिया गया है जब तक प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है तब तक ये होल्ड कर सकते हैं ऑफिस को। दूसरा बता दिया कि गवर्नर अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? तो वो देंगे प्रेसिडेंट को। उसके बाद आता है गवर्नर शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। मतलब गवर्नर का जो ऑफिस का टेन्योर होगा वो 5 ईयर होगा। अब उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल नंबर 157 में। आर्टिकल 157 क्या बोलता है? क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो पहला बता दिया सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा 35 ईयर्स तक, 35 ईयर्स की एज मिनिमम होनी चाहिए। अब उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल नंबर 158 में। आर्टिकल 158 बताते हैं कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। गवर्नर्स ऑफिस का कंडीशंस में ये बता दिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर आइदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, अगर वो गवर्नर बन जाते हैं तो उनकी जो सीट होगी, जो वो एज अ मेंबर थे, वो वैकेट हो जाएगी। और उसके बाद ये बता दिया कि गवर्नर जो होते हैं वो कोई भी ऑफिस को होल्ड करके नहीं रख सकते, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करके नहीं रखेंगे। इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल नंबर 159 में। आर्टिकल 159 में बता दिया गया ओथ। ओथ कौन दिलाएगा गवर्नर को? तो ये बता दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो हैं वो ओथ दिलाएंगे, और उनके एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट कोर्ट अवेलेबल हैं तो वो दिलाएंगे। आर्टिकल 160 क्या बोलता है? आर्टिकल 160 बोलता है डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ गवर्नर इन सर्टेन कंटिजेंसी। जब भी कंटिजेंसी होगी तब प्रेसिडेंट जो होंगे वो बाय प्रोविजन प्रोवाइड कर रहे हैं किसको? डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन टू गवर्नर ऑफ स्टेट एनी कंटिजेंसी नॉट प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर। मतलब इस चैप्टर में जो नहीं दी हुई है वो पावर भी गवर्नर को दी जा सकती है बाय प्रेसिडेंट। अब उसके बाद आते हैं आर्टिकल 161 में। 161 में बता दिए कि गवर्नर के जो पार्डन की शक्ति है, वहीं 72 में जो है वो किसकी शक्ति थी? प्रेसिडेंट की। और अब किसकी शक्ति है? ये गवर्नर की। तो यहाँ जो आर्टिकल 161 है, यहाँ से एक 89 का सिद्धांत स्टार्ट हो रहा है। 89 का सिद्धांत ये बोलता है कि जो भी हमने यूनियन के चैप्टर में पढ़ा है, मतलब जो पार्ट 5 में हमने पढ़ा है उसको, उसमें हम अगर 89 ऐड कर देंगे तो वो जो आर्टिकल आएगा वो रहेगा स्टेट का, और वो की पार्ट 6 में दिया होगा। मतलब पार्ट 5 के जो आर्टिकल्स हैं उसमें हम 89 ऐड कर दें, ये जो 89 का प्रिंसिपल है वो 161 से ही स्टार्ट होगा, उसके पहले नहीं चलता। अगर आप कोई आर्टिकल भूल जाते हैं और आपको यूनियन का याद रहता है तो आप उसमें एडिशन कर दें 89 का, तो आपको पार्ट 6 का आर्टिकल याद आ जाएगा। अब आते हैं आर्टिकल 161 में। तो गवर्नर के पास पार्डन की शक्ति, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन और पनिशमेंट, सस्पेंड करना, रेमिट करना, कम्यूट करना किसी भी सेंटेंस को, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंड करती है, उन केसेस में ये पार्डन की शक्ति को अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं आर्टिकल 162 में, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट कहाँ तक एक्सटेंड होगी? तो जहाँ तक लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के पास पावर है लॉ बनाने के, वहाँ तक एग्जीक्यूटिव पावर भी एक्सटेंड होगी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं
आर्टिकल 163 ये बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। तो यहाँ पे जो हमने प्रेसिडेंट के यूनियन में जब पढ़ा था, तो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे स्टेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड होंगे वो होंगे चीफ मिनिस्टर एज हेड, और वो एड और एडवाइस करेंगे गवर्नर को। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नर की पावर है वो प्रेसिडेंट से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट को जो एड और एडवाइस दी जाएगी उसको उनको फॉलो करना ही होगा। मतलब शैल है वहाँ पे, वो फॉलो करना मैंडेटरी है, उनकी एड एडवाइस को मानना मैंडेटरी है यूनियन के अंतर्गत। लेकिन जब आ जाती है बात स्टेट की, तो गवर्नर के पास कोई मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है, ये इनका डिस्क्रिशन है कि वो उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं। ये टोटल और टोटल डिसीजन पे, डिस्क्रिशन पे होगा गवर्नर के, उनको कोई बाध्य नहीं कर सकता, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाध्य नहीं कर सकते कि उनको वो डिसीजन मानना हो। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो एडवाइस वर टेंडर्ड। तो इस जो एडवाइस दी गई है वो इंक्वायर नहीं की जाएगी किसी भी कोर्ट के द्वारा। अब हम आते हैं आर्टिकल 164 में। आर्टिकल 164 ये बोलता है अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा? गवर्नर करेंगे। और अदर मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो गवर्नर ही करेंगे। और किसके एडवाइस पे किया जाएगा मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट? तो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे किया जाएगा। अब इसके बाद आते हैं, ये जो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स हैं वो होल्ड कितने समय तक करेंगे ऑफिस को? तो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर के टाइम तक। अब इसके बाद ये बता दिया गया है कि जो स्टेट हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें एक मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर होना जरूरी है, जो कि वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस और अदर वर्ग के लिए चार्ज किया जाए। मतलब इनको जो है, इस मिनिस्टर को सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ का चार्ज दिया जाएगा फॉर ST SC वेलफेयर्स के लिए। अब इसके बाद ये बता दिया गया है स्टेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो कितने होगा। तो इसमें बता दिया गया जो इस काउंटिंग होगी वो 15% होगी, मतलब 15%, जो कि सेम बताई गई है यूनियन में भी। यूनियन में 15% ऑफ हाउस ऑफ पीपल है, यहाँ पे जो बात हुई है ये 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, मतलब 15% ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ स्टेट, मतलब जो MLA होंगे टोटल MLA उसका 15%। लेकिन एक प्रोविजो ये भी दे दिया गया है कि स्टेट में चीफ मिनिस्टर को मिला के टोटल जो है वो 12 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब मिनिमम नंबर जो है वो 12 का होना ही चाहिए, या तो 15% या मिनिमम 12 तो होने ही चाहिए। अब है इसका क्लॉज 2, जो कि ये बता दिया गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे? तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट को रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब मिनिस्टर जो है वो ओथ कैसे लेंगे? तो एडमिनिस्टर ओथ अकॉर्डिंग टू 3rd शेड्यूल। अगर कोई मिनिस्टर 6 कॉन्सिक्यूटिव मंथ तक एब्सेंट रहता है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट से, तो उसकी जो चार्ज है वो सीज टू बी अ मिनिस्टर, मतलब वो मिनिस्टर के पद से हटा दिया जाएगा। और इसके जो सैलरीज और अलाउंसेज होंगे मिनिस्टर्स के, वो 2nd शेड्यूल के हिसाब से गवर्न किए जाएंगे। अब आते हैं हम आर्टिकल 165 में, जिसमें बता दिया गया एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट क्या होगा? तो गवर्नर जो हैं वो अपॉइंट करेंगे एक क्वालिफिकेशन जिसकी होगी एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट बनने की। मतलब ऐसे पर्सन को जो क्वालिफिकेशन रखता है टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, उस व्यक्ति को एज एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बनाया जाएगा। अब उस एडवोकेट जनरल की ड्यूटी क्या होगी? तो वो लीगल मैटर्स पे एडवाइस करेगा गवर्नमेंट को। और साथ ही साथ ये बता दिया गया कि एडवोकेट जनरल शैल होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर। अब बता दिया गया कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। जब भी स्टेट गवर्नमेंट का बिजनेस कंडक्ट करेगी तो किसके नाम पे करेगी? तो वो गवर्नर के नाम पे करेगी। आर्टिकल 167 बता दिया गया ड्यूटी होगी चीफ मिनिस्टर की कि वो फर्निश करे इंफॉर्मेशन गवर्नर को। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर टू ईच स्टेट टू कम्युनिकेट टू गवर्नर, कि कोई भी मैटर्स अफेयर्स जो कि प्रपोजल है लेजिस्लेशन के, उनको पहुंचाना। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई सजेशन दिया या फिर कोई रिपोर्ट दी, कोई प्रपोजल दिया, तो उसको कम्युनिकेट करना गवर्नर को। ये जो ड्यूटी होगी चीफ मिनिस्टर की होगी।
अब आते हैं हम आर्टिकल 168 में। 168 में बता दिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट। स्टेट में लेजिस्लेचर जो होगा उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब इसमें क्या क्या कंसिस्ट करेगा। तो पहला बता दिया कि गवर्नर होगा, और आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 राज्यों में कितने हाउस होंगे? 2 हाउस होंगे। एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद भी बोला जाता है और लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा बोला जाता है। तो इन स्टेट्स में 2 हाउसेस होंगे और बाकी स्टेट्स में सिर्फ और सिर्फ एक हाउस होगा। ये बता दिया है 168, आर्टिकल 168 में बता दिया गया ये। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 169 में। आर्टिकल 169 बोलता है एबॉलिशन और क्रिएशन करना लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, मतलब विधान परिषद को बनाना है स्टेट में, तो उसको कैसे बनाया जाएगा और उसको एबॉलिश कैसे किया जाएगा। तो ये काम पार्लियामेंट करेगी बाय लॉ। एबॉलिश कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट को, और साथ ही साथ क्रिएट कर सकती है काउंसिल इन स्टेट को बाय 2/3 मेजॉरिटी, मतलब 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए उसके पास। जो असेंबली में लोग प्रेजेंट हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो पहले तो एक रिजोल्यूशन पास करेगी। कौन? लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसी के बाद एबॉलिशन हो सकता है या फिर क्रिएशन हो सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। तो लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या करना होगा? पहला हो गया 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, और 2/3 किसका? जो लोग प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उनका 2/3। और ये जो 2/3 है उनमें भी वो जो मेजॉरिटी है वो टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली होना चाहिए, मतलब जो टोटल मेंबरशिप है उसकी आधी से ज़्यादा होना चाहिए। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि हम समझते हैं एक स्टेट में फॉर एग्जांपल 60 सीट्स हैं। 60, ये जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें टोटल सीट है 60। अब इसका जो 2/3 होगा वो कितना होगा? वो होगा 40। ठीक है, तो 2/3 मतलब अगर ये जो 60 है इसका 2/3 हो गया 40। अब इसका जो 50% मतलब टोटल मेंबरशिप है इसकी इतनी 60। अब इसका टोटल मेंबरशिप का में मेजोरिटी लाना है, मतलब कितनी? 31, मतलब 31 सीट्स मेजोरिटी के लिए चाहिए ही चाहिए। और ये हो गया 2/3 इसका। अब सपोज करते हैं एक दिन मात्र पूरे के पूरे 60 लोग यहाँ आते हैं और प्रेजेंट रहते हैं, और वो 60 के 60 प्रेजेंट रह के वोट करते हैं, और उनमें से 41 जो है फेवर में आता है, और बाकी के बचे हुए 19 वो नॉट फेवर में आता है। तब ये जो 41 है वो इसको तो पास हो ही रहा है, मतलब 2/3 मेजोरिटी तो मिल ही गई, और साथ ही साथ 31 के भी ऊपर है। तो इसीलिए ये लेजिस्लेटिव काउंसिल इससे क्रिएट भी हो सकता है और क्या बोलते हैं एबॉलिश भी हो सकता है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा केस। दूसरे केस में ये बताते हैं कि एक दिन जैसे सपोज करते हैं 30 लोग ही प्रेजेंट थे। अब 30 में से जो 2/3 थे उन्होंने वोट किया इनके फेवर में, मतलब अप्रॉक्सीमेट 21 लोगों ने फेवर में वोट किया लेजिस्लेटिव काउंसिल के। लेकिन ये जो 21 है ये ऊपर का क्राइटेरिया तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ये जो 21 है वो इस 31 को फॉलो नहीं कर पा रहा है, मतलब जो 21 का जो नंबर है वो 31 से ज़्यादा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये सक्सीड नहीं हो पाएगा। तो ये कहलाती है कंडीशनल मेजॉरिटी। ये जो मेजॉरिटी है यही सेम मेजॉरिटी इम्पीचमेंट के प्रोसेस में भी चाहिए होती है, जज के रिमूवल के प्रोसेस में भी यही मेजॉरिटी चाहिए होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है कंडीशनल मेजॉरिटी। अब आते हैं हम आर्टिकल 170 में। आर्टिकल 170 बोलता है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का कंपोजिशन। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट कंसिस्ट ऑफ 500 मेंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 60 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए। इसके दो एक्सेप्शन है।
पहला है गोवा जिसमें सिर्फ और सिर्फ 40 मेंबर हैं, और दूसरा है सिक्किम जिसमें 32 मेंबर हैं। तो ये बता दिया गया कि 60 मेंबर से ज़्यादा होना चाहिए और 500 मेंबर से कम होना चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला है वो लागू होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के कंपोजिशन में। अब आते हैं हम आर्टिकल 171 में कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो टोटल मेंबर हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, यहाँ जो विधान परिषद की बात हो रही है उसमें टोटल मेंबर कितने होंगे, तो वो 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब अगर किसी के में टोटल 60 सीट हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो 1/3 इसका हो जाएगा 20। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में 20 से ज़्यादा सीट्स नहीं होनी चाहिए, ऐसा बताया गया है आर्टिकल 171 के अंतर्गत। और इसी का जो प्रोविजो है वो ये बोलता है कि जो टोटल मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो 40 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 40 के नीचे है तो वहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल बन ही नहीं सकती। इसीलिए बहुत कम स्टेट्स में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन होता है। अब आते हैं पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड्स द कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट एज प्रोवाइडेड इन क्लॉज 3। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट को बनाने के लिए कितने लोग चाहिए, तो अब ये बताया गया क्लॉज 3 में। पहला 1/3 होना चाहिए, कहाँ से, मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड अदर लोकल अथॉरिटीज़ इन स्टेट एज पार्लियामेंट में स्पेसिफाई। मतलब वो जो 1/3 लोग हैं वो इलेक्ट किए जाने चाहिए बाय इलेक्टोरेट्स, कहाँ से, म्यूनसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और अदर लोकल अथॉरिटीज़ से। और जो 1/12 लोग हैं उनको 1/12 जो लोग हैं उनको इलेक्ट किया जाना चाहिए बाय इलेक्टोरेट्स फ्रॉम स्टेट जिन्होंने 3 ईयर का ग्रेजुएशन कर लिया है फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके बाद बताया गया है क्लॉज सी में जो 1/12 लोग हैं वो इलेक्ट किए जाने चाहिए इलेक्टोरेट से जो कि एटलीस्ट 3 साल तक टीचिंग में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में टीचिंग के प्रोफेशन में हैं और वो 3 साल तक एंगेज थे। उनको वो होंगे टोटल 1/12। अब इसके बाद बता दिया गया जो 1/3 है वो इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो 1/3 लोग होंगे वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, और जो रिमाइंडर हैं वो गवर्नर के द्वारा दिए जाएंगे। तो अब हम इसको समझते हैं एक चार्ट से, जिसमें बताया गया है कि जो 1/3 लोग हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, म्यूनसिपैलिटीज से। जो 1/12 लोग हैं वो लोग कहाँ से आ रहे हैं, जो ग्रेजुएट हैं, 3 साल का ग्रेजुएट कर चुके हैं। और उसके बाद जो 1/12 लोग हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, जो 3 ईयर का मिनिमम टीचिंग कर चुके हैं। और उसके बाद 1/3 लोग जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से। तो अब इसके बाद बचे कितने, तो यहाँ पे जब 1/3 और 1/3 को हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस जो ये 1/12 और 1/12 को अगर प्लस करते हैं तो ये 1/6 होता है। तो अभी और 1/6 की रिक्वायरमेंट है, तो ये जो 1/6 की रिक्वायरमेंट है वो गवर्नर फुलफिल करेंगे। और अगर ये 1/6 और 1/6 ऐड हो जाता है तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा, और इससे टोटल का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 1 का बनेगा। तो यहाँ पे जो 1/12 ऐड करके 1/6 हुआ, और जो बचा हुआ 1/6 है वो गवर्नर देंगे। तो यहाँ से ये कैलकुलेशन से पता चलता है कि गवर्नर जो रिमाइंडर कितना देंगे, तो वो देंगे 1/6। और जो गवर्नर 1/6 लोगों को नॉमिनेट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, तो वो बता दिया गया लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट या फिर सोशल सर्विस में उनका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है या फिर स्पेशल नॉलेज रखते हैं, वो उनको अपॉइंट किया जाएगा एज यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंतर्गत। अब आते हैं ड्यूरेशन के बारे में। तो ड्यूरेशन कितनी होगी, लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर में जब बात आती है तो जो आर्टिकल 172 में ड्यूरेशन दी हुई है वो दी हुई है 5 ईयर फ्रॉम डेट
ऑफ अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग, वहाँ से 5 ईयर माना जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका जो ड्यूरेशन है वो 1/3 जो ऑफ द मेंबर्स हैं वो रिटायर होंगे एवरी सेकेंड ईयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, जैसे कि पार्लियामेंट बाय लॉ बनाए। अब इसके बाद आते हैं हम क्वालिफिकेशन पे। क्वालिफिकेशन सेम जैसे कि पार्लियामेंट में वैसे ही बताई गई है। आर्टिकल 173 में क्वालिफिकेशन जो है वो लेजिस्लेचर की, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए वो ये है कि पहला तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा ये बता दिया कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है तो 25 ईयर, और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए है तो मिनिमम 30 ईयर्स का एज होना जरूरी है। आर्टिकल 174 ये बोलता है कि जो सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनको प्रोरोग किया जा सकता है और डिसॉल्व किया जा सकता है। तो जो गवर्नर है वो टाइम टू टाइम समन करेंगे हाउस ऑफ ईच हाउस को, और साथ ही साथ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल मीट एट सच टाइम एज ए थिंग्स फिट, बट 6 महीने का गैप होना जरूरी है फ्रॉम फर्स्ट मीटिंग टू इन नेक्स्ट सेशन से लेकर, फर्स्ट मीटिंग से लेकर नेक्स्ट सेशन की फर्स्ट मीटिंग तक जो है 6 महीना गैप होना जरूरी है। और जो गवर्नर है वो प्रोरोग कर सकते हैं दोनों हाउस को, जैसा कि प्रेसिडेंट कर सकते हैं दोनों हाउस को प्रोरोग, और वहीं गवर्नर जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का डिसोल्यूशन नहीं होता है। अब इसके बाद आते हैं आर्टिकल 175 में। आर्टिकल 175 बताता है राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज, मतलब गवर्नर के पास पावर होगा कि वो एड्रेस कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं मैसेजेस काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों में। अब इसके बाद जो फर्स्ट मीटिंग होती है, जो भी फर्स्ट कोई सेशन होगा जनरल इलेक्शन के बाद, उसमें स्पेशल एड्रेस कौन करेंगे तो गवर्नर करेंगे अंडर आर्टिकल 176। इसके बाद आर्टिकल 177 में बता दिया गया है जैसे अटॉर्नी जनरल के पास पावर है वैसे ही एडवोकेट जनरल के पास पावर है कि वो जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की वहाँ पे इस मतलब बोल सकते हैं, राइट टू स्पीक है उनके पास, लेकिन राइट टू वोट नहीं है। अब आते हैं हम आर्टिकल 178 में। इसमें बता दिया गया है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में एक स्पीकर होगा और एक डिप्टी स्पीकर होगा, जिसको कौन चूज करेगा, जो भी दो कोई मेंबर होंगे जिनको लेजिस्लेटिव असेंबली खुद चूज करेगी। उसके बाद 179 में बता दिया गया वैसे वैकेशन और रेजिग्नेशन। अगर डिप्टी स्पीकर या स्पीकर नहीं रहते हैं, वैकेट हिज ऑफिस या फिर सीजेस टू बी मेंबर ऑफ असेंबली, तब क्या होगा। तब यहाँ पे बता दिया गया है कि कोई भी अदर पर्सन को असेंबली जो है वो चूज कर सकती है और उसको गवर्नर अपॉइंट करेंगे। तो अब पहली बात तो हम समझते हैं कि वैकेशन और रेजिग्नेशन में क्या होगा। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो रिजाइन किसको करेंगे, तो जो स्पीकर है वो डिप्टी स्पीकर को देंगे और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देंगे अपना रेजिग्नेशन। और इसके बाद बता दिया गया है अगर कोई रिमूवल का प्रोसेस है तो सेम 14 डेज का नोटिस देना होगा और उसके बाद रिजोल्यूशन लाना होगा। अब आते हैं हम आर्टिकल 180 में। तो 180 में बता दिया कि पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ ऑफिस टू एक्ट एज स्पीकर। अगर स्पीकर की ऑफिस जो है वेकेंट है तो अब डिप्टी स्पीकर करेंगे, और डिप्टी स्पीकर की भी ऑफिस वेकेंट है तो कोई ऐसा मेंबर ऑफ असेंबली जिसको असेंबली चूज करे उसको अपॉइंट कौन करेगा तो गवर्नर अपॉइंट करेंगे। अब इसके बाद आर्टिकल जो आते हैं हम सीधे 182 में। आर्टिकल 182 ये डील करता है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन से ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एक चेयरमैन होगा और एक डिप्टी चेयरमैन होगा, कोई भी दो मेंबर ऑफ काउंसिल को चूज किया जाएगा एज चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, और इनका भी सेम वही फॉर्मूला रहेगा 183 में कि इनका रेजिग्नेशन कौन होगा, तो चेयरमैन जो होगा वो डिप्टी चेयरमैन को देंगे और डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन को देंगे इन राइटिंग। और अगर कोई रिजोल्यूशन है इनको रिमूव करने के लिए तो सेम वही प्रोसेस होगा, 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है। इसके बाद आते हैं 184 में। तो 184 में सेम वही प्रोसेस है जो अभी हमने पहले भी पढ़ा कि अगर डिप्टी चेयरमैन का जो ऑफिस होता है वेकेंट होता है तो डिप्टी चेयरमैन एक्ट एज चेयरमैन करेंगे, और डिप्टी चेयरमैन का भी अगर ऑफिस वेकेंट होता है तो कोई भी मेंबर जिसको काउंसिल अपॉइंट करे और जिसको गवर्नर अपॉइंट करके बैठा सकते हैं एज चेयरमैन। 186 आर्टिकल 186 में सैलरीज एंड अलाउंसेस दी हुई हैं स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की, जो कि सेकेंड शेड्यूल में है। उसके बाद आर्टिकल 187 में सेक्रेटेरिएट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बता दिया गया है कि सेक्रेटेरियल स्टाफ होगा दोनों का, सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का अलग अलग स्टाफ होगा। इसके बाद बता दिया गया ओथ। तो ओथ कौन दिलाएगा, यहाँ पे बता दिया गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली और
लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होंगे उनको ओथ दिलाया जाएगा गवर्नर के द्वारा, जैसा कि 3rd शेड्यूल में दिया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस, वैकेंसीज एंड कोरम के बारे में। तो यहाँ पे ये बता दिया गया है कि जब कभी भी स्टेट लेजिस्लेचर में अगर वोटिंग होती है और वोटिंग में दोनों की तरफ से इक्वल हो जाता है, तब पहले तो बता दी कि फर्स्ट इंस्टेंस में स्पीकर और चेयरमैन जो है वोट नहीं करेंगे, लेकिन अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाती है तब जो स्पीकर और चेयरमैन का एक कास्टिंग वोट होगा वो उसका एक्सरसाइज करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये इसका जो कॉरम है, कॉरम बता दिया गया है इसके क्लॉज 3 में कि जो 10 मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम, या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस विच एवर इज ग्रेटर। या तो 10 मेंबर मिनिमम होने चाहिए या 1/10 होने चाहिए, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो इसका कॉरम फॉर्मेशन माना जाएगा। अब इसके बाद आते हैं आर्टिकल 190 में। 190 बताता है वेकेशन ऑफ सीट्स के बारे में। वेकेशन ऑफ सीट्स में बता दिया गया कि नो सच मेंबर शैल बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जिसने गलती से, मतलब एक व्यक्ति है उसने लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों जगह पे सीट रिजर्व कर ली है, दोनों जगह पे वो आ गया है, तो उसको एक जगह की सीट छोड़नी होगी और वो एक असेंबली का मेंबर नहीं कहलाएगा, उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही असेंबली का मेंबरशिप वो ले सकता है। अब इसके बाद ये भी बता दिया गया है एक ही मेंबर जो है वो एक से ज़्यादा स्टेट का मेंबर नहीं हो सकता, मतलब एक ही मेंबर जो है एक लेजिस्लेचर का ही मेंबर हो सकता है, एक स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हो सकता है, दूसरे स्टेट का नहीं हो सकता है। और अगर कोई मेंबर 60 दिन तक विदाउट परमिशन एब्सेंट रहता है फ्रॉम ऑल मीटिंग्स, तो उसकी जो सीट डिक्लेयर कर दी जाएगी एज वेकेंट। अब इसके बाद बता दिया गया है आर्टिकल 191 में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप के बारे में। तो कौन कौन से ग्राउंड्स होंगे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप के? जो ग्राउंड्स हमने पहले पढ़ चुके हैं यूनियन में, सेम वही ग्राउंड्स होंगे। जैसे फिर से देख लेते हैं कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा, अनसाउंड माइंड हो गया तो उसको हटा दिया जाएगा, इंसॉल्वेंट हो गया तो हटा दिया जाएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं रह जाते तब हटा दिया जाएगा, या फिर डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है पार्लियामेंट के किसी लॉ के द्वारा, तब वो एज अ मेंबर काम नहीं कर सकता। अब इसके बाद आते हैं डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। तो किसका डिसीजन फाइनल होगा? तो जो गवर्नर हैं उनका डिसीजन फाइनल होगा। डिस्क्वालिफिकेशन एज टू हाउस ऑफ लेजिस्लेचर को लेके इनका डिसीजन फाइनल माना जाएगा। अब आते हैं आर्टिकल 193 में। तो आर्टिकल 193 में बता दिया गया है कि जो अगर मेंबर नहीं है और वो तब भी वोट कर देता है तो उसको 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा फॉर ईच डे। अब इसके बाद आते हैं आर्टिकल 194 में। आर्टिकल 194 ये बोलता है पावर प्रिविलेजेस, मतलब ये जो है लेजिस्लेचर के जो भी मेंबर होंगे उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा इन लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट।